हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं लिंक से तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी हिस्ट्री की क्लास नंबर 27 है। 26 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो क्लास है ना वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रीज़न, आज की क्लास से आपके चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और मैं आपको प्रूफ भी दिखा चुका हूं कि कहां से क्वेश्चन आए थे एकदम क्लियरली। तो आज का जो सेशन है ना उसको बिल्कुल भी आप स्किप करने के बारे में मत सोचना। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना वो डेवलपमेंट टॉपिक होगा। तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल है डेली लाइफ से उनको उठा के समझाऊंगा। और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइकोलॉजी के अंदर भी, आपकी थिंकिंग को डेवलप करने में भी, हर तरह से आपके लिए 100% यूजफुल होगा। और इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो स्टेटमेंट के रूप में आते हैं जिनमें कंफ्यूजन बनता ही बनता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एक एक सिंगल लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आसानी रहे समझने में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। तो देखिए, विकास का जो मतलब है ना वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। आप इस तरीके से समझिए, जैसे सक्सेस है तो जो सक्सेस होती है ना वो हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है वो देखिए आप। भाई सीधा और सिंपल सा है। किसी की नज़र में तो इतना है कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो हम बोलते हैं कि यार ये इंसान सक्सेस हो गया। किसी इंसान की लॉटरी निकल गई तो इसका मतलब है उसके लिए कि वो सक्सेस हो गया है, ठीक है। लेकिन यही सक्सेस एक गरीब व्यक्ति के लिए, भाई सीधा और सिंपल सा है, कोई मिडिल क्लास इंसान है उसको तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी ना, तो आप ये समझना क्या हो गया कि सक्सेस हो गया। आपने लोगों से काफ़ी बार सुनते हुए भी देखा होगा, यानी कि हम सक्सेस को डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब से। लेकिन सभी ऐसा थोड़ी ना करते हैं। हर किसी इंसान के लिए सक्सेस का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कोई गरीब इंसान है जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, अगर उसने अपनी क्या कर ली, अपनी कोई एक रेडी लगानी, ठीक है, जिससे उसका भरण पोषण हो सके, उसने कोई एक रेडी की दुकान खोल ली, तो उसके लिए क्या है, वो एक सक्सेस है। तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है ना वो हर इंसान के लिए एकदम अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। जैसे काफ़ी लोग हैं, वे सीधा और सिंपल सा है, अगर उन्हें 50 से 60 हज़ार रुपए की नौकरी मिल गई तो वो सक्सेस है। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो आपके 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं पर मंथ, फिर भी उनके अंदर क्या है, वो शांति नहीं है, वो और भी आगे कुछ करना चाहते हैं, उनमें और भी ज़्यादा जुनून है। तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हर इंसान के लिए एकदम अलग है। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसका देखने का नज़रिया भी हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, हर देश के लिए अलग अलग होता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आप एक एक लाइन को अच्छे से सुनना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विकास अथवा जो प्रगति है ना इसकी धारणा क्या है, हमेशा से हमारे साथ है। बिल्कुल सही बात है कि जो विकास और जो प्रगति है ना हम हमेशा इसके बारे में ही तो सोचते हैं ना। कौन लाइफ के अंदर नीचे जाने के बारे में सोचता है, ये बताइए आप मुझे। सभी, हर इंसान डेवलपमेंट या प्रगति के बारे में ही सोचता है ना। आप आज इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप लाइफ में सक्सेस हो सकें, डेवलपमेंट कर सकें, आगे डेवलप हो सकें, इसलिए कर रहे हैं ना। तो हर इंसान अपने प्रगति के बारे में ही सोचता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन हम कैसे जीना चाहते हैं। हम इन सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंट के साथ। आपने कहते हुए भी सुना होगा कि अगर मुझे जॉब मिल गई ना तो अब तो ठीक है, तब तो समझिए मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी लूँगा। अगर नहीं मिलती है तो मेरे को पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करना पड़ेगा।
ऐसा भी आपने बोलते हुए सुना होगा, और हो सकता है आप में से भी काफ़ी इस लाइन को बोलते हैं। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, ये सब चीज़ें कनेक्ट होती हैं आपके डेवलपमेंट के साथ। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। भाई जो हम पर्सनल बातें करते हैं अपने बारे में, वही विचार हम देश के बारे में भी तो रखते हैं ना। हम जैसे नॉर्मल हमेशा बात करते हैं कि क्या है ना, देश ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन पेपर हैं वो अच्छे तरीके से नहीं करवा पा रहा, पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं, ये सब इश्यू के बारे में हम खुद से बात करते हैं ना। तो हम इन हर चीज़ों को विकास से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और हर किसी का जो विचार है वो अपने आप में अलग होता है, इंडिविजुअल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो विकास या डेवलपमेंट है ना, इसकी अलग अलग डेफिनेशन होती हैं। जैसे कि हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, अगर हमारी वो कंप्लीट हो जाती है यानी कि हम विकास कर रहे हैं। हमारा सभी का जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। क्या और अधिक समानता हो सकती है। और अधिक समानता का मतलब क्या है भाई, आज के समय में आप देखते होंगे ना, काफ़ी समानता हो चुकी है। भाई पहले के समय में थे उच्च जात या नीची जात के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। आपने अपने घर के अंदर भी सुना होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कोई नीची जात का इंसान है, घर में आ गया तो उनके सामने नीचे बैठता था, या फिर हमारे घर के बुजुर्ग किसी काम से उस नीची जात के व्यक्ति के घर पे चले गए तो वहाँ का पानी तक नहीं पीते थे। लेकिन आज ये चीज़ें खत्म हो चुकी है ना। आप अगर अपने आप को भी देखते हैं तो आपके भी ऐसे दोस्त होंगे जो या तो उच्च जात के मिलेंगे या फिर नीची जात के, और आप उनके साथ क्या हो, कंफर्टेबल भी हो। तो यानी कि ये पूछा गया है कि इससे और अधिक समानता भी हो सकती है। इस बात पे विचार करने की जरूरत है हमें। तो आगे बढ़ते हैं। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। ये निकल के आ गई आपकी डेफिनेशन। यानी कि ये क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से पूछने हैं, और जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों के साथ जुड़ा है। तो आप इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह हमारे अतीत से प्रभावित होता है। सीधा और सिंपल सा है। हमेशा आपने सुना भी होगा कि हमारा जो वर्तमान है ना, वो हमारे किसको डिसाइड करेगा, फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो कल जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो हमारा जो वर्तमान है यही हमारा पास्ट बन जाएगा। और वैसे भी देखिए, रियल लाइफ में अगर आप सोचते हैं ना, तो ये चीज़ एक प्रैक्टिकल भी है कि आज आप जिस टाइप के व्यक्तित्व हैं या जिस टाइप की लाइफ आप जी रहे हैं ना, जिस चीज़ को आप अहमियत दे रहे हैं ना, तो यही चीज़ कल आपका फ्यूचर बनाएगी। भाई सीधा और सिंपल सा है। आज अपना टाइम आप किताबों को दे रहे हैं, बुक्स के अंदर दे रहे हैं, तो इन्हीं बुक्स की वजह से ही तो आपका कल को फ्यूचर बनेगा। सीधा और सिंपल सा है ना। तो आपका जो वर्तमान है ना, वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यानी कि जो फ्यूचर है वो वर्तमान के ऊपर डिपेंड है। अगर वर्तमान आपका अच्छा है तो फ्यूचर सीधा और सिंपल सा है, आपका अच्छा ही बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसी तरह हम लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब लोकतांत्रिक का मतलब मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। यहाँ पे क्या हो, जनता का शासन हो, लोगों का शासन हो, उन्हें स्वतंत्रता हो हर चीज के बारे में कहने की, हर चीज को करने की। तो इन सब चीजों के द्वारा ही हम जो हमारी आशाएं हैं, हमारी जो संभावनाएं हैं, उन्हें हम अपने रियल लाइफ के अंदर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसे विचार हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं भाई, हर इंसान एक तरीके से नहीं सोचता है। समझ रहे हो आप, एक तरह से कभी भी कोई भी नहीं सोचता विकास के बारे में, प्रगति के बारे में, सक्सेस के बारे में। हर इंसान के अलग अलग विचार हैं, आप समझ जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, संभवतः नहीं। सीधा और सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अलग अलग चीजें पाना चाहता है। भाई प्रैक्टिकल सोच है भाई, ये तो सीधा और सिंपल सा है ना। किसी को आईफोन चाहिए, किसी को जॉब चाहिए। ठीक है, हर इंसान, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। यानी कि हर इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी अच्छी या अलग अलग चीजें पाना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सीधा और सिंपल सा है। अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके, हम ऐसी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर पाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप समझने की कोशिश करना। और ऐसे क्वेश्चंस जब आपके सामने एग्जाम में आएंगे ना, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, यही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बाकी सभी से अलग करेंगे।
आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आगे लेकर जाते हैं, बाकी लोगों से आपको अलग करते हैं, आपको ज़्यादा नंबर निकालते हैं ये। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं एक एक लाइन को पूरे अर्थ से समझा रहा हूँ। और जो 2 क्वेश्चन आपके आए थे ना, 2 से 3 क्वेश्चन, वो आगे आएंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और फिर से भी आपके आएंगे, याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें क्या हो, परस्पर विरोध हो सकता है। यानी कि कोई भी 2 व्यक्ति हैं या 2 गुट हैं, वो ऐसी चीजों की डिमांड कर सकते हैं जिनमें क्या हो, परस्पर विरोध हो सकता है। जैसे देखिए, एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो। देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात लिखी गई है भाई, सीधा और सिंपल सा है। हमारे समाज के अंदर, हमारे घर के अंदर हम इन चीज़ों को तो खुद फील करते हैं ना, कि जो लड़का होता है उसको कहीं पर भी किसी भी समय जाने की क्या होती है, आज़ादी होती है। जबकि जो लड़की होती है उसे जाने से पहले 10 लोगों से पूछना पड़ता है। तो लड़की क्या उम्मीद करती है, लड़की चाहती है कि भाई की तरह, भाई के समकक्ष ही मुझे क्या मिले, आज़ादी मिले और अवसर मिले। जबकि और साथ में क्या चाहेगी कि भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, ऐसी वो आशा रखती है। लेकिन हो सकता है भाई के लिए यह बात क्या हो, गलत हो और उसे पसंद ना हो। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। देखिए सीधा और सिंपल सा है, ये चीजें है ना कभी भी बहसबाजी की नहीं होती हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, चलो आप और किसी को छोड़िए, मेरे एग्जाम्पल से लीजिए। भाई हम 2 भाई हैं, ठीक है, तो सीधा और सिंपल सा है, सिस्टर नहीं है तो मम्मी कभी बीमार होती है तो घर का काम भी करना पड़ता है, रोटी भी बनानी पड़ती है, पोछा झाड़ू भी करना पड़ता है, करते हैं ना हम। और आप किसी और एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लीजिए जिसके घर में मान लो सिस्टर है, तो बचपन से यही चीजें सिखाई गई हैं कि घर का जो काम है कौन करेगी, सिस्टर करेगी। खाना बनाना है कौन बनाएगी, सिस्टर बनाएगी। झाड़ू पोछा है कौन करेगी, सिस्टर करेगी। ऐसा ही सिखाते हैं ना। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हैं। अब सीधा और सिंपल सा है, अगर मैंने अपने घर का काम किया है, ठीक है, तो सीधा और सिंपल सा है और रियल प्रैक्टिकल बात है। कल मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़का और लड़की कुछ नहीं होते, काम दोनों को करना चाहिए, दोनों को मिल बांट के करना चाहिए। यही चीज़ तो मैं सिखाऊंगा ना। तो ये सब चीज़ें हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी होती हैं कि हमने समाज से क्या सीखा है और क्या हमारी थिंकिंग है। तो हो सकता है कुछ चीज़ों को ये चीज़ें, कुछ लोगों को ये चीज़ें गलत लगें और कुछ को ये चीज़ें अच्छी लगें। लेकिन सीधा और सिंपल सा है, काम काम होता है, चाहे लड़का करे या लड़की करे, दोनों को करना चाहिए, ठीक है। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे शेफ हैं जो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं और वो क्या है, वो जेंट्स हैं। जबकि खाने का बनाने का काम है वो समाज के अकॉर्डिंग कौन करती है, लड़कियां करती हैं। लेकिन आप देखिए कितने अच्छे अच्छे शेफ हैं, रणवीर सिंह हो गए जिनके नाम है, ठीक है, रणवीर कपूर। तो काफ़ी ऐसे शेफ वगैरह हैं जो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और वो सब क्या है, लड़के हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग के ऊपर ही डिपेंड है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध जाते हैं, सीधा और सिंपल सा है। अब यहाँ पे कहने की क्या चीज कहा जा रहा है, यहाँ पे अब एक जो चीज है ना, किसी के लिए तो फायदा करेगी और किसी के लिए करेगी नुकसान। जैसे एक उद्योगपति है, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बांध बनवाना चाहेगा। लेकिन वहीं पे जो एक गरीब इंसान, हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, अगर इस बांध के आसपास अगर कोई गांव है तो उस गरीब इंसान को वो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, अपनी जो जन्मभूमि है ना वो छोड़ के जानी पड़ेगी। तो इस गरीब के लिए क्या हो गया, एक नुकसान हो गया। लेकिन उद्योगपति के लिए क्या है, एक ये अच्छी और प्रशंसा की बात है। तो जो विकास है ना वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा और कुछ लोगों के लिए क्या होगा, वो विनाश का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे क्या हो जाएगी, जमीन जलमग्न हो जाएगी और उन लोगों का जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, जो बेघर हो गए हैं, जैसे कि आपके आदिवासी। और यही एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वे इसका विरोध कर सकते हैं, कि आदिवासी लोगों के बारे में बात हो रही है कि वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करते हो। भाई सीधा और सिंपल सा है, अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ऐसा कौन चाहता है। तो वो ऐसा ही सोचेंगे ना कि कोई नहर निकल जाए उससे काम चल जाए, कोई छोटा सा बांध बन जाए ताकि हमें ना जाना पड़े, कोई छोटा सा तालाब बन जाए ताकि हमारे काम हो जाए। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारी 2 चीज़ें 100% क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो देखिए, एक तो ये है कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं ना वो भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने आपको समझा दिया है और इन लाइनों को आप याद रखना। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी चीज सही है, या कौन सी बात गलत है, या कौन सी बात सही है। आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी चीज सही नहीं है, और वहां पे आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
तो इसलिए मैं बोलता हूं अप्लाइड क्वेश्चंस जब बनते हैं तो कंफ्यूजन बनता है। तो प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा और रेगुलर क्लासेस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए क्या है, वो विकास न हो। मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया उद्योगपति का कि वो बांध बना चाह रहा है तो उसके लिए वो खुशी की बात है, लेकिन गरीब के लिए क्या है, वो एक दुख की बात हो गई। यहां तक कि वह विनाशकारी भी हो सकता है। किसके लिए, एक गरीब के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आय और अन्य लक्ष्यों के बारे में। अब सीधा और सिंपल सा है, हर व्यक्ति हर लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले और अपनी उपज जैसे कि किसान हो गया, या उपज को आप काम के रूप में भी तो ले सकते हैं ना। तो भाई जो इंसान काम करता है उसके लिए क्या है, वो उसकी उपज ही है ना। अथवा अन्य उत्पादों के लिए क्या मिले, उसे अच्छी कीमतें मिले। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर इंसान क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा आय चाहता है। लेकिन देखिए आगे बात करेंगे, किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने वालों के अतिरिक्त, यानी कि ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अब इन लाइनों का मतलब आप समझ गए होंगे, सीधा और सिंपल सा है। भाई हर इंसान के लिए पैसे इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है। काफी बार लाइफ में क्या होता है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है ना, वो भी तो मायने रखती है ना। जैसे आप एग्जांपल से लीजिए, आपके घर में आपकी शादी के बारे में बात चल रही है और आप अभी जॉब नहीं लगे हैं, तो आपका हमेशा यही बात रहेगी कि जब तक मैं सेट नहीं हो जाऊंगा ना, मैं शादी नहीं करूंगा। मैक्सिमम लोग इसी चीज पे, चाहे लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो, मैक्सिमम इसी की चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन घर वालों का रिप्लाई क्या आता है, ऐसा नहीं होता है, पता नहीं जो मिले ना मिले, आपको कर लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम है ना, हम लोग खिला देंगे, जब तक हम जी रहे हैं तुम्हें सोचने के लिए क्या जरूरत है। ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। और तब आपके माइंड में क्या आता है, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्या मैं लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता हूं, क्या कल मैं अपने लाइफ पार्टनर के सामने ऐसे ही रहूंगा, बिना कुछ कमाए रहूंगा, या ऐसे कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। तो हर इंसान की लाइफ में ये इश्यू होते हैं। क्यों, क्योंकि हर इंसान के लिए जो रुपए पैसे होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। उनके लिए लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार मिलना, उनकी स्वतंत्रता, उनकी सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी होती है। और आपने न्यूज़पेपर के अंदर काफी न्यूज आप पढ़ते भी होंगे कि कोई आईएएस है, उसने सुसाइड कर लिया। आपने ऐसी न्यूज पढ़ी होंगी, कोई डॉक्टर है उसने सुसाइड कर लिया, कोई अच्छी रैंक का पुलिस इंस्पेक्टर है उसने सुसाइड कर लिया, कोई अच्छी रैंक का कांस्टेबल है उसने सुसाइड कर लिया। अब आप एक बात सोचिए, क्या इनके पास रुपए की कमी थी? रुपए की कमी तो नहीं थी, लेकिन इसके अलावा और बाकी चीजों की कमी हो सकती है। भाई हो सकता है उनकी अच्छे से रिस्पेक्ट ना हो रही हो, उनको अच्छे से स्वतंत्रता ना हो, घर में क्या हो, लड़ाई वगैरह होती हो, उन्हें अच्छे से आदर ना मिलता हो। तो ये सब रीजन भी तो हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही बात आपको समझाई गई है कि जरूरी नहीं है कि आय चाहने वाले ही ज्यादा हों, साथ में लोगों को इन चीजों की भी जरूरत होती है। और ये भेदभाव से क्या होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। और ये सभी भी हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आय पाना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं है, इसके अलावा बाकी चीजें भी हमारी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही प्राप्त नहीं है। अब भौतिक वस्तुओं का मतलब होता है वो सारी वस्तुएं जो आप रुपए पैसे से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज बताई गई है कि जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही जीवन जीने के लिए पर्याप्त हों, इसके अलावा हमें अभौतिक वस्तुएं भी चाहिए। अब अभौतिक के अंदर कौन सी आ जाएंगी, आपकी फीलिंग्स, आपका मान सम्मान, आपका प्यार, आपका दूसरों से व्यवहार, ये सारी चीजें क्या जाएंगी, आपकी अभौतिक के अंदर आ जाएंगी। आप समझने की कोशिश करिएगा, आप इन लाइंस को कभी नहीं भूल पाएंगे और इस पढ़ाने के तरीके को भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा और माइंड में सेट करूंगा, याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं। यहां पे जो द्रव्य है ना, वो माना गया है आय को, या फिर आप रुपए पैसे बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास रुपए पैसे है ना, उनको यहां पे द्रव्य बोला गया है। तो द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। सीधा और सिंपल से, हमारा जीवन किस पे निर्भर करता है, भाई रुपए पैसे पर, आय पर निर्भर करता है ना। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी गई अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है, जिनके बारे में मैंने बात की है। जैसे मान सम्मान, आदर हो गया, स्वतंत्रता हो गई, आपकी सुरक्षा हो गई, ठीक है ना, भेदभाव का न होना हो गया। तो ये सारी आपकी भौतिक अभौतिक वस्तुएं हैं। तो इन अभौतिक वस्तुओं पर भी हमारा जो जीवन है वो निर्भर करता है। और अगर नहीं करता तो आप खुद सोच के देखिए, अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। जब आप परेशान होते हैं क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त से बातें शेयर करते हैं ना,
आप सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो आपको समझे, जो आपका दोस्त हो। तो आप खुद समझ सकते हैं जब हम परेशान होते हैं ना, तो हमारे जीवन के अंदर जो फ्रेंड्स होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि अभौतिक जो वस्तुएं हैं ना, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारा मान सम्मान है, यानी कि जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी भी एक वैल्यू होती है। आपको उनकी मित्रता की इच्छा भी हो सकती है। सीधा और सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे जीवन में क्या रहती हैं? महत्व रखती हैं। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि इन्हें मापा नहीं जा सकता है और ये महत्व नहीं रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, लाइफ में बाकी चीजें भी हैं। भौतिक वस्तुओं के अलावा जो अभौतिक वस्तुएं हैं, इनके भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, इनका भी रोल है। आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण देखिए। अब आप एक और उदाहरण को देखिए। आप अब इसमें क्या बताया जा रहा है, आप ऐसे मानिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आप कल को टीचर लगना चाहते हैं, और आप ऐसे मानिए कि आपको जॉब है ना राजस्थान के अंदर मिल गई, आपका राजस्थान के अंदर टीचर के अंदर सिलेक्शन हो गया, और आप है मान लो कहाँ से बताऊँ, आप यूपी से या हरियाणा से हैं, आप ऐसा मान लीजिए। तो सीधा और सिंपल सा है, जब भी ऐसी बात आएगी ना कि हाँ जॉब मिल गई, सबसे पहले पूछेंगे कहाँ पे मिली। आपने बताया राजस्थान में मिली है और जैसलमेर के अंदर मिली है, एकदम लास्ट के अंदर। तो सबसे पहले माइंड में यही आएगा कि मैं जाऊं कैसे। आप सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में, कि ठीक है जॉब तो मुझे मिल गई, लेकिन मैं इतनी दूर जाऊं कैसे। तो उसी चीज के बारे में बात हो रही है। तो उसे स्वीकार करने से पहले आय के अतिरिक्त, अब आपको यह पता है कि आपकी जॉब लग गई और आपको पैसे मिलेंगे, आपकी आय आएगी, लेकिन फिर भी आप इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे इतनी दूर। तो सीधा और सिंपल सा हो गया। अगर आय की इंपॉर्टेंस होती आपकी लाइफ में, सिर्फ आय की इंपॉर्टेंस होती, आप बिना सोचे समझे सीधे चले जाते, लेकिन फिर भी आपने आय के अतिरिक्त बाकी चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो यहां पे ये बात बताई गई है, ठीक है। जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर मिलेंगे। दूसरी तरफ नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो और जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ सोचिए, अब इसने दूसरी क्यों बोला है? दूसरी का मतलब ये हो गया कि आप मान लो हरियाणा से हैं और आपको अपने घर से कम 10 से 15 किलोमीटर ही जॉब मिल गई। हाँ मानना, ये जॉब आप मान लो आपकी 25,000 की है, और जो टीचर वाली जॉब थी वो मान लो आपकी 50,000 की थी। लेकिन सीधा और सिंपल से है, आप 25,000 वाले में ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि यार कुछ नहीं है, अपने एरिया में जॉब मिल जाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। वहां पे जाऊंगा, इतना खर्चा होगा, घर वालों से दूर रहूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या हूँ, पास की पास हूँ, बाकी चीजें भी देख सकता हूँ, घर को भी संभाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में भी मैं खुश हूँ। आपने ऐसा कहता हुआ सुना होगा। क्यों? क्योंकि आपने आय के अतिरिक्त बाकी चीजों पर ध्यान दिया कि आपका रोजगार नियमित हो गया, आपको अच्छी सुरक्षा भी मिल रही है, आप अपनी फैमिली के साथ भी रहेंगे, अपनी फैमिली को समय भी दे पाएंगे, ये सारी चीजें। जैसे एक अन्य नौकरी क्या देगी, अधिक वेतन दे सकते हैं, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं दे सकती, आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिलेगा, और आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की जो भावना है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए आप उस नौकरी को ज्यादा प्रेफर करेंगे जो आपके पास, आपके घर के पास हो। यानी कि ओवरऑल इन सब चीजों का मतलब ये है कि आय ही लाइफ में सब कुछ नहीं होती। एक आय के नाम पर, यानी कि एक इनकम के सोर्स के, एक इनकम के आधार पर आप लोगों को जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं। यदि जैसे महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। देखिए सीधा और सिंपल सा है, आप फिर से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। भाई आपकी शादी हो चुकी या आपकी शादी नहीं हुई है, आप ऐसा मान लीजिए, लेकिन शादी हो चुकी तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे मान लो शादी हो चुकी, तो माइंड में क्या आता है, वो महिलाएं जो घर से बाहर से कमा के लेके आती हैं ना, जिनकी जॉब है ना, उनको घर के अंदर भी और समाज के अंदर भी ज़्यादा आदर मिलता है। और इनमें से काफ़ी, आप में से काफ़ी इसी चीज़ के लिए स्ट्रगल भी कर रही होंगी ताकि हमारी रेस्पेक्ट हो, ठीक है ना। वो क्या करती हैं, महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है ना किसी के मन में, तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ भी बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार भी करवाया जाएगा। अब सीधा और सिंपल सा है, मैंने बताया ना, ये सब चीज़ें इंसान की पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, पर्सनल जो सोच है, उस पर डिपेंड करती हैं। अब मैंने बताया भाई सीधा और सिंपल सा है कि मैंने घर का काम किया, हमेशा मैंने खाना भी बनाया है,
रोटी सब्जी भी बनाई है, बर्तन भी धोए हैं। तो कल मेरी शादी है, मान लो शादी हो गई, शादी होने के बाद सीधा और सिंपल सा है, मैं इस चीज़ से डरूंगा थोड़ी ना भाई, मैंने खुद काम किया है। तो मेरी वाइफ ऐसा थोड़ी ना है वो घर का वो जॉब लग जाएगी तभी मैं उसका हाथ बटाऊंगा, मैं वैसे भी तो उसका हाथ बटाऊंगा ना, क्योंकि मैंने वो काम किया है, मैंने उस चीज़ को खुद फील किया है। तो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट होती हैं, आप इन चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। तो तथापि यह भी सच है, अगर महिलाओं के लिए मन में आदर है ना, तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार भी करा जाएगा। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें 100% माइंड में याद रखना है, ठीक है। और देखिए ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में याद रखनी चाहिए। आपने और भी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचा होगा, ठीक है ना। जैसे आपको मैं एक और बताता हूँ, आप काफ़ी और भी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि भाई पहले के समय में क्या होता था, भाई अपनी मम्मी है या अपने पहले के जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनके बारे में देखते हैं, अपनी दादी हो गई, अगर आप उनको देखते हैं तो उनकी लाइफ में क्या था, सीधा और सिंपल था, शादी हुई, शादी के बाद क्या करना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ घर संभालना है, ऐसा ही होता था ना। भाई जॉब मैक्सिमम नहीं करती थी, सब क्या होती थी, हाउस वाइफ होती थी और घर को ही संभालती थी। तो यही उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आपकी शादी हो गई, अब बच्चे आराम से बच्चों को संभालो, घर को संभालो, हस्बैंड को संभालो, उनके लिए खाना बनाओ, यही सब चीज़ें काम होती थी। लेकिन आज एक्सपेक्टेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, लेकिन थिंकिंग फिर भी चेंज नहीं हो रही है। भाई आज हम क्या चाहते हैं, भाई सीधा और सिंपल सा है, आप समय पे बच्चे भी कीजिए, बच्चों को संभालिए भी, ठीक है, हस्बैंड के लिए खाना बनाइए, सास ससुर है उनके लिए खाना बनाइए, घर के लिए खाना बनाइए, घर का सारा काम कीजिए और साथ में आप पढ़ाई भी कीजिए। ऐसा भी होता है, यानी कि आप कुछ कमा कर भी लाइए। तो ये सब क्या है, भाई समय का बदलाव है, लेकिन थिंकिंग हमारी फिर भी चेंज नहीं हो रही है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनके बारे में विचार करने की जरूरत है। लेकिन देखिए ये ना ही तो मुद्दे लड़ने के हैं और ना ही ये ज़्यादा डिस्कशन के हैं। तो अपनी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ पे फोकस कीजिए, अपने काम पे, अपनी स्टडी के ऊपर, ठीक है। अगर ये है तो मान लीजिए सब कुछ ही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास की, जो हमारा मेन मुद्दा था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रीय विकास, तो देखिए जैसे हमने ऊपर देखा ना, जिन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में जो धारणा है ना, वो भी क्या होगी, भिन्न ही होगी, सेम नहीं हो सकती। भाई सीधा और सिंपल सा है, सक्सेस हर किसी के लिए अलग अलग है। तो राष्ट्रीय जो विकास है उसकी परिभाषा भी हर इंसान के लिए अलग अलग ही होगी। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपर्युक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए हों, यानी कि आपने राष्ट्रीय विकास के बारे में पूछा और हर विद्यार्थी का जो जवाब था, जो उत्तर था, वो क्या था, एकदम अलग अलग था। तो यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, ये चीजें हमें पूछने की जरूरत है। तो आप इन सब चीजों को याद रखिएगा। और अब आपके वो क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आए थे, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। या यदि परस्पर विरोधी हैं तो क्या निर्णय कैसे किया जाए, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। राष्ट्रीय विकास के बारे में न्याय क्या हो, न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी, इस बारे में सोचना पड़ेगा। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है, या फिर क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या फिर कुछ को ही होगा। तो राष्ट्रीय विकास, जब बात आती है ना राष्ट्रीय विकास की, तो जो रूल बनाने वाले हैं, जो गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, तो उन सबको इन सब चीज़ों के बारे में विचार करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर क्या है, विचार करना है। इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी और यहीं पे पास में क्या है, इस बिल्डिंग के पास ही एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि दोनों इंसानों की फीलिंग एकदम अलग है, एकदम अमीर है और एक क्या है, एकदम गरीब है। तो उसके ऊपर बेस्ड पे क्या पूछा गया है, आपके लिए कुछ आंसर बनाए गए हैं। तो देखिए आप, एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर से खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। और ये कहाँ की घटना है, आपके अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट के अबिडजान जो शहर है ना, अबिडजान शहर की घटना है। तो आपको याद रखनी है कहाँ की घटना है, अबिडजान शहर की घटना है। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकले वाले धुएं ने लोगों के लिए जी मितलाना, चमड़ी पर दरारें पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया।
पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट को एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। अब देखिए यहां पर कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया, लेकिन इसका नुकसान किसको उठाना पड़ा? गरीब लोगों को। यही बात यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो इनके लिए राष्ट्रीय विकास हुआ या नहीं हुआ? सीधा और सिंपल सा है, नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? अब यहां से आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, कि विभिन्न देशों या राज्यों के बीच जो तुलना है ना वो कैसे की जाए। तो आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? और हम कहते भी हैं। तो जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं, और हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करेंगे ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वाली याद लाइन रखनी है, ठीक है, कि जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं ना तो हम उसमें समानताएं और अंतर दोनों को ही देखते हैं, किसी एक पक्ष को नहीं देखते। याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों को देखते हैं तो हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? भाई उनकी ऊंचाई के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर या रुचि के अनुसार। ये सब क्या है? उनके अंदर अंतर और डिफरेंस है ना। तो हो सकता है जैसे कि सबसे जो स्वस्थ विद्यार्थी है वो पढ़ाकू न निकले, यानी कि सबसे अच्छा है, हट्टा कट्टा है, दिमाग से सही है, लेकिन हो सकता है वो पढ़ाकू न निकले। सबसे जो बुद्धिमान विद्यार्थी है वो लोगों के साथ सही से व्यवहार नहीं कर पाएगा, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा मित्र नहीं बना पाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इन सब चीजों के बेस के ऊपर क्या करते हैं? एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो अब इसके परिप्रेक्ष्य में किसकी बात की जाएगी? आपके देश के राष्ट्रीय विकास की, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे ना वह कैसे होंगे? आपके तुलना के उद्देश्य पर निर्भर होंगे, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये सब चीजें उनके ऊपर डिपेंड करेंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए कोई टीम, तो इन सब चीजों के लिए चयन के लिए है ना जो मापदंड होंगे वो अलग अलग होंगे। भाई खेलकूद टीम के लिए आप क्या देखेंगे कि जो बच्चा है, जो छात्र है वो क्या हो, उसकी फिटनेस अच्छी हो, जब तो वो खेल में अच्छा कर पाएगा। वाद विवाद यानी कि वो स्पीच के अंदर, भाषण के अंदर अच्छा होना चाहिए। संगीत जिसके म्यूजिक आना चाहिए उसको। तो हर चीज के जो मापदंड होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए उन चीजों को मापदंड कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? अब यहां पे बात आ गई सर्वांगीण विकास की, यानी कि यहां पे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा देश है, सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबके कारण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें होंगी ना जो सबके लिए कॉमन होंगी। तो हम उन कॉमन पॉइंट्स को कैसे निकालें जो सभी का फायदा करें, गरीब का भी करें और अमीर का भी करें। तो कुछ ऐसे मुद्दे निकालिए जिनके अंदर सभी का सर्वांगीण विकास हो। तो आपको इस तरह से जो हिडन मीनिंग है ना वर्ड्स का वो निकाल के लाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है कि देशों की तुलना, अब ये क्वेश्चन आप याद रखना और ये आपका आया हुआ ही क्वेश्चन है कि देशों की तुलना करने के लिए जो उनकी आय होती है ना सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देशों की तुलना करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता है वो क्या समझी जाती है? उनकी आय समझी जाती है। आपको याद रखना है जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है, यानी कि जिसकी आय ज्यादा वो ज्यादा विकसित, जिसकी आय कम वो कम विकसित। तो यहीं पर यही बताने की बात की जा रही है कि जिसकी आय ज्यादा होगी वो क्या होगा? ज्यादा विकसित होगा। आगे देखिए, यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ क्या है? कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, यही तो अधिक आय का अर्थ है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो वो अपनी जो आवश्यकता की चीजें हैं ना हर चीज की पूर्ति खुद से कर लेगा, उनको अपने पास रखेगा। यहां पे यही बात आपकी बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जो भी लोगों को पसंद है वो उनके पास होना चाहिए। मैंने बता दी ये चीज अभी को जस्ट आपको बताई है। तो वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, ये होता है अधिक आय का मतलब। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। पर यही तो आप चाहते हैं कि आपकी जो इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा हो, आपकी सारी जरूरत की जो चीजें हैं वो आप खरीद सकें, आपको किसी से मांगना ना पड़े। यही तो आप चाहते हैं ना। तो यही तो हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अब आगे बात करते हैं देश की आय की, कि अब एक जो देश है ना उसकी आय का मतलब क्या होता है। तो देखिए आप, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। इसमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, ठीक है। यानी कि किसी देश की आय का मतलब क्या है कि वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं ना, जितने भी उसके निवासी हैं ना उस देश की, उन सभी की जो कुल आय होती है ना वो किसी भी देश की आय होती है। यहाँ पे आय की बात हो रही है, किसी भी देश की आय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए जो कुल आय है ना, इतना उपयुक्त माप नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बेशक जो देश की आय है ना वो कुल आय होती है, लेकिन ये आपका उपयुक्त माप नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देशों के बीच तुलना करने के लिए जो आय होती है वो एक उपयुक्त माप होता है। आपको स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है जो आय है वो उपयुक्त माप नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब देखिए वो समझा जाएगा क्यों। क्योंकि देशों की जो जनसंख्या है ना वो अलग अलग होती है। आप एक फैमिली के एग्जांपल से समझिए, भाई आपकी जो आय है पूरी फैमिली की वो है 100 रुपए। भाई आप घर में मान लो आप 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, और आप चारों सदस्य मिलके कितने कमा रहे हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप इसको अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो औसत आय कितनी होगी, आपकी 25 हो गई। एक व्यक्ति की जो औसत आय है कितनी आ गई, आपकी 25 आ गई। एक दूसरी फैमिली है और वो रुपए कमा रही है सिर्फ 80, लेकिन उसके अंदर कितने हैं लोग, सिर्फ 2 लोग हैं। तो इस देश की जो औसत आय है इस फैमिली कितनी हो गई, 40 हो गई। यहां पे ये ज्यादा कमा रहे थे लेकिन औसत आय फिर भी कम है। यहां पे ये कम कमा रहे थे लेकिन औसत आय क्या है, आपकी फिर भी ज्यादा है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे सदस्य थे 4 और यहां पे सदस्य हैं 2। तो कारण क्या हुई, लोग हुए, उसकी जनसंख्या हुई कारण, है ना। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि जो आय है वो उपयुक्त माप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देशों की जो जनसंख्या है ना वो अलग अलग है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह याद नहीं होगा कि औसत व्यक्ति कितना कमा सकता है। आप इससे नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे 4 व्यक्ति होने के कारण जो औसत आय थी 25 ही रह गई, जबकि ज्यादा कमा रही थी फैमिली। यहां पे फैमिली कम कमा रही थी लेकिन व्यक्ति क्या थे, कम थे। फैमिली में सिर्फ 2 व्यक्ति थे, इसलिए औसत आय क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, सीधा और सिंपल सा है, जिस देश की जनसंख्या कम होगी उसकी औसत आय क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है ना। और जिस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी वहां की जो कुल आयु है, कुल जो आय है वो कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो उसकी औसत आय है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक जो औसत आय है या फिर जो आय है वो आपका उपयुक्त पैमाना नहीं हो सकता। इसके साथ साथ हमें और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। तो आगे बात करेंगे हम और किन चीजों को देखेंगे। तो आगे चलते हैं। क्या एक देश के लोग दूसरे लोगों से बेहतर हैं, ये बात जानने की जरूरत है। तो इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं कि जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। तो आपको याद रखना है, और इसको हम प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। क्या होती है कि कुल आय यानी कि देश की कुल आय और बटे में कुल जनसंख्या, ये होती है आपकी प्रति व्यक्ति आय। तो आपको ये याद रखनी है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कुल आय अपोन में कुल जनसंख्या क्या होती है, आपकी प्रति व्यक्ति आय होती है। यानी कि ये भी औसत जो आय है ना, ये भी आपका एक माप है। माप तो है ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेला ये माप नहीं है, बाकी चीजें भी हम देखते हैं। तो आगे चलते हैं। आय और अन्य मापदंड। तो आय के बारे में तो हम पढ़ चुके कि आय एक मापदंड तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये अकेला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही एक उपयुक्त नहीं है, इसके अलावा अन्य मापदंड भी होंगे। अब वो आगे कौन से हैं वो देखिए आप। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते। पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर सिर्फ और सिर्फ आय सब कुछ नहीं होती है, मैं बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं। बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त, आ गया ना आपका, सिर्फ और सिर्फ औसत आय कुछ नहीं होती है, इसके अलावा और भी चीजें हैं कि अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। तो अब अन्य कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए आप। देखिए मैं एकदम डिटेल से समझा रहा हूं, एकदम लाइन वाइज, एकदम स्टोरी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। अगर आपने 2 से 3 बार वीडियो देख ली ना, कितना भी क्वेश्चन घुमा ले एग्जामिनर, कितना भी इधर उधर की बात डाल दे, 100% राइट क्वेश्चन ही करके आएंगे आप। एग्जैक्ट 100% सही आंसर ही देंगे आप, अगर आपने समझ के चीजों को पढ़ा है तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बताते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर, इनके द्वारा बताई जा रही है आपकी स्वास्थ्य की बात। आपको याद रखना है किसकी बात बताई जा रही है, आपकी स्वास्थ्य की बात बताई जा रही है। साक्षरता दर यानी कि यहां पे बात हो रही है आपकी शिक्षा की। इन सब चीजों के बारे में आपको याद रखना है। निवल उपस्थिति अनुपात, यहां भी क्या है, आपकी शिक्षा की बात है। तो यानी कि किन किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है, आपकी औसत आय के बारे में भी, आपके स्वास्थ्य के बारे में भी, देश की शिक्षा के बारे में भी, इन सब चीजों पे। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया था। अगर आप दिसंबर 2022 का एग्जाम उठाते हैं चंडीगढ़ पीआरटी का, तो वहां पे शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछा गया था कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से
पहले जो मर जाने वाले बच्चे हैं ना, उनका जो अनुपात होता है वो आपका शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो ये आया था आपके ब्लैंक के रूप में पूछा गया क्वेश्चन था ये चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखना। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले ही जितने बच्चे मर गए ना, उनका जो अनुपात है वो आपका शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में जो साक्षर जनसंख्या होगी ना, उसका मतलब क्या है? उसका जो अनुपात है वो आपकी साक्षरता दर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साक्षरता दर कहलाएगी। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है वो आपकी साक्षरता दर कहलाएगी। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात, यानी कि 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ जो प्रतिशत है वो क्या कहलाएगा? आपका निवल उपस्थिति अनुपात। ये आपका पूछा जा चुका है। तो यानी कि साक्षरता दर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, निवल उपस्थिति अनुपात की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की, कि ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों होती है। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं जो आ चुके हैं, एक क्वेश्चन आपका अब आएगा जो आपका पेपर के अंदर आया था। इसलिए मैंने बोला है ये जो क्लास है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं या सेवाएं खरीद सके जिनको आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि रुपये ही सब कुछ नहीं होते हैं। आपके जेब में रुपए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आपके पास सब कुछ आ चुका। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख के भी बताया है कि नागरिक कितनी भी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। यानी कि आय के बारे में ही बताया कि आय सब कुछ नहीं होता है। जैसे क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पास रुपए हैं मान लो, तो आप उन रुपए से एक अच्छा वातावरण थोड़ी ना खरीद पाएंगे। एक प्रदूषण मुक्त जो वातावरण है वो आपको थोड़ी ना मिल पाएगा, ठीक है। बिना मिलावट की जो दवाइयां मिलती हैं वो थोड़ी ना मिल पाएंगी आपको। भाई आपके पास रुपए हैं, रुपए लेके आप कहीं पर भी जाएंगे तो ठीक है, मान लिया आपके पास बहुत ज़्यादा रुपए हैं, लेकिन जिन दवाइयों में मिलावट है वो तो मिलावट हमेशा रहेगी। उस मिलावट को थोड़ी ना खत्म कर पाएंगे आप अपने रुपए से। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि रुपए के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं होता। ना आप प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं रुपए से, ना आप बिना मिलावट की दवाई खरीद सकते हैं। जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते जो ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध कराते हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, यानी कि जो रुपए हैं वो आपको संक्रामक जो बीमारियां हैं ना उनसे नहीं बचा सकते। जैसे कोविड-19 आया तो कितने अच्छे अच्छे अमीर लोग चले गए, है ना। किसने सोचा था? हम लोग यही सोचते हैं उनके पास तो रुपए हैं, वो तो बहुत अच्छे अस्पताल में दिखा लेंगे, वो तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हो गया, रुपए होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि जो संक्रामक बीमारियां हैं ना उनसे आपको रुपए नहीं बचाएंगे। जब तक आपका पूरा जो समुदाय है, पूरा जो समाज है, पूरा जो देश है, पूरा जो राज्य है वो आपस में मिलकर कोई कदम नहीं उठाएंगे ना, तब तक ये चीजें काम नहीं आएंगी। यहां पर यही चीज आपको समझाई गई है। आगे देखिए। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की जो मौलिक सुविधाएं है ना वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पे शिक्षा की मौलिक सुविधाएं का मतलब यानी कि लोगों को ज्ञान है। जैसे कोविड आया तो लोगों को पता है, उनको ज्ञान है कि हमें इसे कैसे रोकना है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि वहां पर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो ज्यादा हैं, अच्छी हैं। तो इस प्रकार कुछ राज्यों में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना वो ठीक प्रकार से कार्य करती है। और अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि सरकारी जो काम है वो सही तरीके से होता है तो जो लोगों के स्वास्थ्य है और जो उनका पोषण स्तर है वो भी निश्चित रूप से बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा, ये बताने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% जो ग्रामीण है ना निवासी हैं वही क्या करते हैं? आपकी दुकानों का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप प्लीज़, मेरे को पता है ये बहुत लेंदी क्लासेस हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है और एकदम बेस्ट तरीके से करवाना है। और कभी भी आप पढ़ाई के अंदर इंजॉयमेंट मत ढूंढिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, एकदम सीरियस तरीके से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम जोक सुनाते हुए या कॉमेडी करते हुए थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। भाई लेंदी सिलेबस है तो है, मेन मैटर क्या है? हमें पढ़ना है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जो करवा दूंगा उनसे बाहर एक सिंगल लाइन आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ आपका काम इतना है, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब जैसे मैंने कल क्विज डाला था तो क्विज के अंदर आपके 45 से 50% लोग सही आंसर दे रहे हैं और 50% गलत आंसर दे रहे हैं। यानी कि वो वीडियो को अच्छे से देख ही नहीं रहे। अगर देख रहे हैं तो उनको अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे अपने नोट्स को। तो सीधा और सिंपल सा है, ऐसे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें आप पे भी तो डिपेंड करेंगी। एक टीचर के हाथ में क्या है? अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाना।
स्टूडेंट के हाथ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करके उनसे अपना रिजल्ट निकालना, यही तो होता है ना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं बार बार खुद से आपको रिवाइज करवा पाऊँ, मॉक टेस्ट के जरिए या क्वेश्चंस के जरिए। तो प्लीज़ आप अच्छे से चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आती है मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बात, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, अच्छे से पता है आपको। तो एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त मापदंड है। अपर्याप्त का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आय से सब कुछ नहीं होगा। कितनी बार आ चुकी है बात, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगते हैं। तो पिछले एक दशक में स्वास्थ्य और जो शिक्षा है ना, इनको भी आय के व्यापक स्तर पर विकास के लिए माप के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ आय थी, लेकिन अब आय के साथ साथ हम स्वास्थ्य भी देखते हैं और जो शिक्षा के स्तर है ना, उन पर भी बातें करते हैं। तो यहां से बना था आपका एक और क्वेश्चन चंडीगढ़ पीआरटी में, और वो क्या क्वेश्चन बना था कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के लिए शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। यानी कि वहां पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मानव विकास रिपोर्ट है ना, या जो देशों की तुलना है, जो देश का विकास है, उसके अंदर किन चीजों को देखा जाता है। तो देश के विकास के लिए आप उसके शैक्षिक स्तर को देखेंगे, उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखेंगे और उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है उसको भी आप देखेंगे। तो आप देखिए कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, और एक छोटी सी स्टेटमेंट है ये आपकी। तो इसलिए मैं बोलता हूं एक एक लाइन है ना, वो आपकी इंपॉर्टेंट है। आपका काम है अच्छे से पढ़ना, मेरा काम है एकदम बेस्ट तरीके से करवाना, और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं। रात को 1 बजे आप लोगों के लिए उठता हूं, अच्छे से मैटर को रेडी करता हूं, फिर लगातार इसको रिकॉर्ड करता हूं, एडिटिंग करता हूं, जो भी कुछ करना पड़ता है ना आप लोगों के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से चीजों को रिवाइज करना है। आगे बढ़ते हैं। एचडीआई, एचडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट, डी से मतलब डेवलपमेंट और आई से मतलब इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो जन्म के समय संभावित आयु व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। यानी कि जन्म के समय जो संभावित आयु होती है व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना को दर्शाती है। याद रखिएगा। ये नेक्स्ट है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो प्रति व्यक्ति आय की गणना है ना, सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सभी देशों के लिए जो प्रति व्यक्ति आय है उसका जो निर्धारण है वो किस करेंसी के अंदर किया जाता है? तो आपकी डॉलर के अंदर। आपको याद रखना है, क्यों? ताकि उसकी तुलना की जा सके। या इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं क्या कर सके? खरीद सके। इस तरह से भी हम डॉलर के बारे में डेफिनेशन को याद कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि विकास महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विकास नागरिकों के बारे में सोचता है कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, उनके कल्याण के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है, और उनकी शिक्षा के बारे में भी सोचता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि आपका जो विकास है वो हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस थोड़े से बचे हैं, ज़्यादा मत सोचिए आप, लगातार बस करते रहिए। ठीक है। देश के विकास के दौरान जो भावी पीढ़ी है ना, उसके बारे में सोचना। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वर्तमान है ना, वर्तमान के साथ साथ हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। हम जो साधन यूज करते हैं जैसे जल है, तो हमें जल के बारे में सोचना पड़ेगा। हम सब कुछ खत्म करके नहीं जा सकते। आगे आने वाले हमारे बच्चे भी तो हैं, हमारे फ्यूचर भी तो है। जो बच्चों का भविष्य है वो भी तो डिपेंड करेगा ना वर्तमान के ऊपर। तो इसलिए बताया गया है, जैसे देखिए, देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग का वर्तमान तरीका जारी रहा, यानी कि ऐसे ही हम अगर इनको यूज कर रहे ना, इनका अति उपयोग करते रहे ना, तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। यानी कि आगे भी ये स्थिति आपकी जारी ही रहेगी। और अगर हम भूमिगत जल की बात करते हैं, तो भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से कहाँ होता है? पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों में, और कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में क्या किया जाता है? आपके भूमिगत जल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल क्या है? आपका नवीकरणीय साधन है। अब नवीकरणीय साधन क्यों है? क्योंकि सीधा और सिंपल सा है, बारिश आई, आपका फिर से जो भूमिगत जल है, भौम जल है, वो इकट्ठा हो जाएगा।
और जो वाष्पीकरण है वो आपकी हमेशा चलती रहती है। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि क्या होगा, नदियों में पानी है, सूर्य की रोशनी पड़ी तो वाष्पित हुआ जल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि तापमान कम है। तो बूंद में कन्वर्ट होने के बाद वापस वर्षा के जल में नीचे आ जाएगा, फिर से नदियों में गया। तो जब ये नीचे वर्षा के रूप में पड़ता है तो जो कुछ जल है वो भूमिगत जल के रूप में भी तो हो जाता है ना, कुछ जल आपका भूमि के अंदर भी चला जाता है ना। तो इस तरह से जो चक्कर है चलता रहता है, इसलिए जो भूमिगत जल है उसको नवीकरणीय बताया गया है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, यानी कि क्या करती है, आपका जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, वो खुद से करता है। भाई वर्षा है नेचर की वजह से आती है ना, एनवायरनमेंट की वजह से आती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। गैर नवीकरणीय साधन वो होते हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। आपको अच्छे से पता है इसकी डेफिनेशन। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, किनका, गैर नवीकरणीय साधनों का, और इनकी जो पुनः पूर्ति है वो नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ आपके ये भी समाप्त हो जाएंगे। यानी कि गैर नवीकरणीय जो संसाधन साधन है, गैर नवीकरणीय साधन, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कच्चे तेल को लेकर। तो कच्चा तेल है, सीधा और सिंपल सा है, कैसा है, गैर नवीकरणीय है, तो एक दिन आपका समाप्त भी हो जाएगा। तो पर्यावरण में गिरावट के जो परिणाम है ना, वो राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्यों इंपोर्टेंट है, यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। क्यों, पर्यावरण की जो रक्षा है ना वो सभी के लिए सेम है, वो कभी सीमाएं नहीं देखती। भाई सीधा और सिंपल सा है, तूफान आएगा तो तूफान को क्या पता कि ये इस स्टेट में आना है या फिर इस स्टेट में आना है, वो आपके पंजाब में भी आएगा, हरियाणा में भी आएगा, उत्तर प्रदेश में भी आएगा। वो कोई ये देखकर थोड़ी ना आएगा, उसके लिए कोई सीमा थोड़ी ना है कि मैं तो राजस्थान में तो एंट्री नहीं करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश में तो एंट्री नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में ही रहूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसलिए बोला गया है जो पर्यावरण है ना उसकी रक्षा कीजिए, वो सभी के लिए है। एक जगह पर की गई गलत चीजें दूसरी जगह भी इफेक्ट डालेंगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा भविष्य है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, परस्पर जुड़ा हुआ है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रिक, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इन चीजों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। यहां पर बताया गया जो विकास या जो प्रगति की बात की जाती है ना, सक्सेस की बात की जाती है, ऊपर उठने की जो बात की जाती है ना, ये प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। क्यों, हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने चाहिए। किस बात की आवश्यकता है हमें, कि हम कहां पर जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से जो विकास पर बहस है वो हमेशा आपकी जारी ही रहेगी। एक सीधा और सिंपल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूं। ठीक है, और सब कुछ इंपोर्टेंट है, याद रखिए आप। अब देखिए लास्ट है आपका बीएमआई, और बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, और इसकी गणना क्या करना, सरल होती है गणना करना। क्यों, क्योंकि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे। कैसे निकालते हैं कि आपको अपना भार और ऊंचाई के बारे में पता होना चाहिए। जो बच्चे का जो भार है वो आप किलोग्राम के अंदर लेंगे, फिर एक दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप कैसे निकालेंगे, आप भार और ऊंचाई को माप याद कीजिए। जो भार है वो आप किलोग्राम के अंदर लेंगे, जो ऊंचाई है वो आप सेंटीमीटर के अंदर लेंगे, और जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के से क्या करेंगे, आप भाग देंगे, तो वो आपका बीएमआई होगा, बॉडी मास इंडेक्स होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस ये लास्ट है आपका। यदि एक विद्यार्थी का जो बीएमआई है, बीएमआई का मतलब होगा बॉडी मास इंडेक्स, -2 से और 2 तक है ना, -2 एसडी, एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपका जो बीएमआई इंडेक्स है, बीएमआई इंडेक्स मैं लिख देता हूं, बीएमआई जो इंडेक्स है -2 से और 2 एसडी के बीच में है ना, तो इसका मतलब तो है कि आप सामान्य हैं, आपके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि यह -2 एसडी से अधिक है, -2 एसडी से ये अधिक है, तो वह क्या है, न्यून भारित है। क्या है, न्यून भारित है, और उसे अतिरिक्त पोषण की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आज का आपका सेशन था। बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए। इस अकेले चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझकर पढ़िए, रटने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ 100% बताया कीजिए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आज के लिए थैंक यू।